नो फ्रूटफुल मैकेनिज्म इन द मनी, मनी इज ऑलवेज द बाई प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट है और एज ए बाय प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। आप एक अपने लेवल पे एक सर्वे करें, यू जस्ट कंडक्ट अ सर्वे फ्रॉम योर साइड दैट जो भी पर्सनल लाइफ में रिचेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे में अमीर है, क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं इस युग का जो गॉड है वो मनी है। 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय मनी, पैसे के द्वारा ही 99% प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जस्ट 1% प्रॉब्लम है या इमोशंस या कुछ अदर चीजें बात काम आती है, अदरवाइज पैसे की बात होती है। तो पैसा पहले युगों में नहीं था, ये पिछले 400 साल से ज्यादा हमारे लाइफ में आया है, उससे पहले पैसे की बात नहीं होती थी। तो पैसे के लिए जिन जिन कंपनीज ने जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, उन्होंने काम किया सोल्यूशन के लिए। ये चीज आप समझिए, अगर आप किसी भी टर्म में पैसा जनरेट करना चाहते हैं, इफ यू जनरेट मनी इन एनी टर्म्स, यू जस्ट गो फॉर इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर द मैनकाइंड, राइट। अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी कंपनी में, किसी टूल में, किसी सिस्टम में कोई सोल्यूशन ऐसा है जो दुनिया को चाहिए, तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द गूगल, तो गूगल इज अ सोल्यूशन कंपनी। उसने सोल्यूशन दिया आपको लाइब्रेरी का, उसने लाइब्रेरी को रिप्लेस किया। इफ यू गो फॉर रिसर्च इन एनी टॉपिक, यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी to find the books on that topics and make the notes and to understand that concept क्लियर। सब सीखने के लिए हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, राइट। सो उसका सोल्यूशन गूगल में दिया। आज आप लाइब्रेरी जाते, उस सब को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया गूगल ने। पूरे दुनिया के हर टॉपिक को, वर्ल्ड की हर वर्ड्स को डिजिटली गूगल ने कन्वर्ट कर दिया, और हम google.com के ऊपर वर्ल्ड के हर टॉपिक के ऊपर 1 मिनट 1 सेकंड में सब चीजें सीख सकते हैं। तो देयर इज अ सोल्यूशन। इफ यू टॉक अबाउट द फेसबुक, फेसबुक ने भी एक सोल्यूशन दिया। इट रिप्लेस द डाक तारबाग, पोस्ट ऑफिस का रिप्लेसमेंट दे दिया फेसबुक ने या व्हाट्सएप ने। हम जो मैसेज पहले बहुत डाक मतलब कोड में देते थे, डाक में देते थे, आज वो सेकंड्स में, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में हमारे मैसेजेस रिप्लेस हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए इसमें सोल्यूशन है, राइट। और हम इस जूम ऐप में बात कर रहे हैं। जूम ऐप 2016 में कंस्ट्रक्ट हो गई थी, मैन्युफैक्चर हो गई थी, डिजाइन हो गई थी, बट पॉपुलर कब हुई? जब लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन में लोगों को पता चला कि जूम के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, हमें होटल में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ सोल्यूशन इन जूम ऐप। तो जितनी भी कंपनीज आप मार्केट में देखिए जो स्टेबल हैं, कंसिस्टेंट हैं, प्रॉफिट मेकिंग में है, दे वर्क ऑन द सोल्यूशन फॉर अ मैनकाइंड। उन्होंने मानवता के लिए, आपके मेरे लिए कोई सोल्यूशन दिया है। सो सेम हम आज बात कर रहे हैं क्रिप्टो की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो ऐसे कौन से सोल्यूशन पे काम कर रही है, व्हाट्स द बेसिक, व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड द क्रिप्टो। क्योंकि संतोषी ने बिटकॉइन को एक सोल्यूशन के रूप में दिया, उसने एक पैसे के लिए नहीं दिया। अगर संतोषी ने बिटकॉइन को पैसे के लिए बनाया होता तो आज दुनिया के सबसे ज्यादा बिटकॉइन उसके पास होते, आज उसके पास नहीं है। यू एंड मी, एनीबॉडी कैन माइन द बिटकॉइन, हम बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं, उसके पास नहीं है। आज वर्ल्ड का 1% बिटकॉइन भी उसके पास नहीं है, उससे भी कम है। अगर आप बिटकॉइन वॉलेट, टॉप वॉलेट्स में जाए तो उनका वॉलेट है संतोषी का, जो सबसे पहले बिटकॉइन माइन करने वाले 2 वॉलेट थे, उनमें से एक संतोषी का था, दूसरा उस व्यक्ति का था जो आपने सुना होगा, यू हर्ड अबाउट दैट, जिसने 630 करोड़ के बिटकॉइन एक हार्ड डिस्क में गुम कर दिए, हार्ड डिस्क उसकी गुम गई थी। ही इज फर्स्ट माइनर ऑफ द वर्ल्ड जिसने माइनिंग की थी। तो क्रिप्टो कौन से सोल्यूशन पे काम कर रही है? वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन क्या है क्रिप्टो में, राइट। और ये जानने के लिए हम एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ करेंसी की बात कर रहे हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से पहले वी हैव अ करेंसी ऑलरेडी। 1690 में वर्ल्ड का पहला नोट बना था, वैली करेंसी बनी थी। रे क्रॉक वो पर्सन था जिसने करेंसी नोट बनाया था। तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग करेंसी। आज हम पैसे के लिए सब पागल हैं, पैसे के लिए जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, वी डू एवरीथिंग फॉर द मनी। तो प्रॉब्लम यह है कि मनी और पैसा और करेंसी इट्स नॉट अ गॉड मेड, इट्स अ मैन मेड। ये गॉड मेड नहीं, इट्स अ मैन मेड। सो इस धरती पे दो दो तरह के लोग हैं।
we just find two kind of people in this entire world. First, who earn money, who gives time and everything for earn money, like me, like you. And दूसरे वो लोग हैं इस धरती पे जो who print the money, जो पैसा कमाते नहीं है, वो रात में पैसा छाप के बैठ जाते हैं. जैसे बैंकिंग सेक्टर, सारे बैंक प्राइवेट है, तो बैंकिंग के पास राइट है कि वो पैसा प्रिंट कर सकते हैं. तो दैट इज द रीजन कि हम लोग जो पैसा बनाते हैं उसमें बैंकिंग अपना पैसा छाप लेती है. हम लोग सुबह से शाम 8-10 घंटे जॉब करते हैं इस पैसे के लिए, पैसा आता है, फिर भी हम पैसा कमाने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, और बैंकिंग स्ट्रक्चर पैसा प्रिंट कर करके भी अमीर होता रहता है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट? तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यहाँ क्रिप्टो करेंसी. तो हम जानते हैं कि ट्रेड की बात करें तो करेंसी की हमें जरूरत कब पड़ी? अदरवाइज आज हमारी जो बेसिक नीड्स है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, और ये नेचर हमें दे देती है, पेड़ पौधे हमें दे देते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान ये किसान के पास होते हैं. तो आप देखिए जिस चीज के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो चीजें पैदा करने वाला शख्स भूखमरी का शिकार है, जिसका नाम है किसान. और जिस चीज के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लग्जरी है, उस चीज को पैदा करने वाला सबसे अमीर है, लाइक एप्पल, लाइक मैकबुक, लाइक मर्सिडीज, जिसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस कि आज की डेट में हमें ट्रेडिंग के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से, लग्जरी के माध्यम से लूटा जाता है. और बहुत सी कंपनियां यही काम कर रही हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए जाएं, हर प्रोडक्ट की इस धरती पे जो वैल्यू है वो 10% है, और 90% उसमें प्रॉफिट बुकिंग है. और वो प्रॉफिट बुकिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्पेस है, वो सब कुछ है. इसकी एग्जांपल है कि जब भी एप्पल आता है वो 1.5 लाख पे लॉन्च होता है, 1 साल बाद वही एप्पल 1 लाख का हो जाता है, 2 साल बाद वही एप्पल 50,000 का हो जाता है, 3 साल बाद वही एप्पल 40 का होता है, 5 साल बाद वही एप्पल 25,000 का होता है. अगर आपको यकीन है, अभी एप्पल 7 i7 के रेट चेक करो, डिब्बा बंद i7 एप्पल स्टोर पे 25,000 का बिक रहा है, जो 1.5 लाख में लॉन्च हुआ था. तो 1.5 लाख में भी कंपनी प्रॉफिट में थी, 1 लाख में भी, 50,000 में भी, 40,000 में भी, 25,000 में भी. बट हम लोग कभी भी कंपनी को क्लेम नहीं करते कि 1.5 लाख में जो मुझे फोन बेचा गया वो आज 25,000 क्यों हुआ. राइट? उसका बेसिक रीजन है कि हम लोग फोन खरीदते हैं अपनी लग्जरी के लिए, इसलिए हम कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं करते. और यही काम है कि ये कंपनीज डे बाय डे अपडेशन के माध्यम से पैसा बनाती रहती हैं, और ये इतनी जल्दी रोटेट करती हैं अपने मार्केट स्पेस को कि हम उस पर आ जाए. पहले 4 साल बाद फोन नया आता था, अभी हर साल पैसा फोन नया आता है, सो दैट कि आपकी जेब से बार बार पैसा निकले और बार बार वो पैसा कंपनीज के पास जाए. राइट? तो हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की. आज हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं. पहले हम बात करते थे 400 साल पहले करेंसी की, और 400 साल से पहले, 5,000 साल पहले हम बात करते थे सिक्कों की, कॉइन्स की. उससे पहले हम बात करते थे बार्टर की. राइट? तो ये है एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड. हमें करेंसी क्यों चाहिए, हमें नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि हम ट्रेड में बिलीव करते हैं और ट्रेड से प्रॉफिट निकालते हैं. ट्रेड इज नॉट अबाउट द ट्रेडिंग जो हम करते हैं ऑनलाइन. ट्रेड कि हम जब भी बाय सेल करते हैं एनीथिंग, आप मार्केट में जा रहे हो, आप आलू खरीद रहे हो, यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, वो सब ट्रेड हो रहा है. क्योंकि हर चीज को प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लगती है, कॉस्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिए हमें जो चीज मीडिएटर का काम कर रही है वो करेंसी है. राइट? तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड. इस एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड में जब जब प्रॉब्लम आई तब तब हम सोल्यूशन की तरफ गए. राइट? और प्रॉब्लम क्या आई वो समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से. अब बार्टर सिस्टम समझने के लिए हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. इंसान की जिंदगी में 4 एवोल्यूशन है ह्यूमन में. एक है रेवोल्यूशन, दूसरा है एवोल्यूशन. रेवोल्यूशन जो हमें जबरदस्ती हमने लिया, मतलब कोई दे नहीं रहा था, जैसे आजादी की लड़ाई हमने ली इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन. एवोल्यूशन है जो नेचुरली हमने अडेप्ट कर लिया कुछ चीजों को. तो फर्स्ट काइंड जो एवोल्यूशन हमारी जिंदगी में आई वो इंसान की जिंदगी, दैट इज अ स्टोन एज. पाषाण जो हम बोलते हैं, स्टोन एज में सबसे बड़ी खोज थी आग की. और उसके बाद दूसरी आई एग्रीकल्चर एज. एग्रीकल्चर एज में सबसे बड़ी खोज थी व्हील, पहिए की. और तीसरी एज हमारे पास आई इंडस्ट्री एज. इंडस्ट्री एज में इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए, जैसे इंडिया में टाटा बिरला इंडस्ट्री के साथ आए, इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, आज तक स्टेब्लिश हैं. और उस टाइम के ये सबसे इंडस्ट्री एज में हमने सप्लाई चेन और प्रोडक्शन चेन, ये 2 मैकेनिज्म थे. आज इंडिया में बात करें तो मारुति 2.5 मिनट में गाड़ी बना देती है.
प्रोडक्शन चेन के माध्यम से। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो आईटी युग है। 1950 1960 के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईटी युग स्टार्ट हो गया था। और 1981 में जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आईबीएम ने लॉन्च किया था, तब 100% आईटी में आ गए थे। 1981 से लेके आप लोग आज 2024 तक इस पूरी जर्नी में अगर आप देखें कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड किस सेक्शन में है, तो वो सारे टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो इसकी फिर एग्जांपल देना चाहता हूँ। गूगल आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, रिचेस्ट है। फेसबुक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है, रिचेस्ट है। तो आज की डेट में जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ऑटोमेटिक अमीर है, वो ऑटोमेटिक अमीर है, वो ऑटोमेटिक अमीर है, उसको कुछ नहीं करना पड़ा। तो एज ए सोल्यूशन आज मैं भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, आई विल ऑटोमेटिक मेक रिच, राइट। तो इन्फॉर्मेशन कन्वर्जन से पैसा जनरेट होता है और यही काम इस युग में होता है। तो एग्रीकल्चर एज में जब इंसान आया, तो तब उसकी जो नीड थी वो एग्रीकल्चर यानी उसको उगाना आ गया था। आग के युग में उसको पकाना आया। तो दैट इज द रीजन कि एग्रीकल्चर एज में हम लोग प्रोडक्शन की तरफ चले गए। जब प्रोडक्शन हुई तो उसके बाद हमें सरप्लस हुआ। ट्रेड का पहला रूल है कि आपके पास सरप्लस होना चाहिए। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं कि आपकी जेब में 1 लाख रुपया होगा, 50,000 रुपया होगा, ये एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है, तो आपने सोचा इसको कहीं इन्वेस्ट करें, तो ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट आएगा। तो पहला प्रिंसिपल ट्रेड का है सरप्लस ऑफ एनीथिंग, आइदर एसेट और गुड्स और अ मनी, राइट। तो जब इंसान की जिंदगी में सरप्लस हुआ इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसने ट्रेड किया। ट्रेड क्या हुआ कि मैंने 1 एकड़ में गेहूं उगाया, आपने 1 एकड़ में कपास उगाया। तो गेहूं को कपास करने के लिए कोई भी ट्रेडिंग मैकेनिज्म नहीं था। आज तो हमारे पास मंडियां हैं, दुकानें हैं, एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे आप अगर कोई भी प्रोडक्ट और ग्रेन क्रॉप उगाते हो तो आपको उसका वैल्यू मिल जाता है। उस टाइम आज से 5-4 साल पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो जब हमने उगाया, उसको बाद जब उसको एक्सचेंज किया गया, तो एक्सचेंज हमने किया वेट के ऊपर। वेट एक्सचेंज किया, एक हाथ ले ले भाई, दूसरे हाथ दे दे। तो जब एक्सचेंज किया वेट के ऊपर, गेहूं का वेट ज्यादा है, कॉटन का वेट कम है, तो एक बोरी, एक बैग गेहूं के बदले में पूरी कॉटन आ गई। तो जिसने कॉटन उगाया उसको लॉस हुआ। तो ये एक बैलेंस ट्रेड नहीं था। आप मुर्गी को बकरी के साथ कैसे बदलोगे, भेड़ को आप गाय के साथ कैसे एक्सचेंज करोगे। तो ये चैलेंज था कि लोगों को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। देन इजिप्शियंस कम इनटू द मैटर, जो सबसे एडवांस सभ्यता थी इजिप्शियंस की 5-4 साल पहले, उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया। उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया कि हम लोग ट्रेड गलत कर रहे हैं, हम लोग वेट ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे वैल्यू ट्रेड। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ट्रेड। तो हमने क्या किया, आज भी हम अगर मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हम मानते हैं लेट एक्स दिस है, वाई दिस है, या मान लो मूलधन 100। आज भी यही चीज है, मतलब जब से 40 साल हो गए ये चेंज नहीं हुआ। तो हमें वैल्यू माननी, किसी चीज का मान निकालने के लिए उसको एक मान को मानना पड़ेगा, वैल्यू माननी पड़ेगी। तो वैल्यू ट्रेड पे हम लोग आए। वैल्यू क्या थी कि हमने वीट की और कॉटन की वैल्यू मान ली। अब वैल्यू को मानने के लिए वी नीड नंबर्स, नंबर्स, मैथ, वी नीड मैथ। तो आज जो हम क्रिप्टो देख रहे हैं ये नंबर है, बैंक एक नंबर है, नोट एक नंबर है, अंडरस्टैंड, ये सब चीजें एक नंबर है। तो हमें वेट वीट हमने सेल किया तो हमारे पास नंबर आए, और उस नंबर के बदले में हमने कॉटन को बाय किया। तो नंबर्स ने हमें एक्सचेंज वैल्यू दी, इस वजह से ट्रेड बहुत आसान हो गया। तो उस टाइम लोगों ने नंबर बना लिए सिक्के के रूप में, सोने के, चांदी के, मिट्टी के, जब जो भी उस मेटल मिली। तो उस टाइम आपने सुना होगा कहावत थी कि आपका तो सिक्का चलता है भाई, क्योंकि जिसके हाथ में ताकत थी वही सिक्का बना सकता था। तो हम लोग सिक्के की जनरेशन में आ गए, बार्टर सिस्टम से कॉइनेज में आ गए, और सिक्कों से हमने किसी प्रोडक्ट को लेन और देन स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट अच्छे से चलेगी, क्योंकि हर बंदे को एक राइट वैल्यू उसके प्रोडक्ट की मिलने लगी और ट्रेड अच्छा चलने लगा। अब इसके बाद हम करेंसी में कैसे आए। पहले लोग छोटे लेवल पे ट्रेड करते थे, लंबी दूरी का ट्रेड नहीं था। जब लंबी दूरी का ट्रेड स्टार्ट हुआ, पहिए की खोज आई, लोग लंबी दूरी पे ट्रेड करने लगे। तब क्या था कि दिल्ली वालों को बॉम्बे जाना पड़ा ट्रेड के लिए। तो इसी लंबी दूरी में ट्रेड के साथ लिए वो अपने साथ
सिक्के लेके जाते थे, इसके गोल्ड के, सिल्वर के। तो इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के लेके जाना एक समस्या थी उनके लिए, जिसका बहुत बड़ा वेट था। और साथ में इसका चोरी डकैती होने का डर था, क्योंकि वो सिक्के दिखाई देते थे। तो तब उस शहर के बहुत बड़े व्यक्ति ने आपको एक सोल्यूशन दिया। ये प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन दिया। दूसरा, सिक्कों में प्रॉब्लम क्या थी कि ये टेंडर नहीं होते थे। टेंडर का मतलब है कि आज से 400 साल पहले जब आप सब्जी खरीदने जाते थे, 1 ग्राम का सिक्का जेब में डाल लेते थे, और आलू वाले ने आपसे आधा ग्राम मांग लिया, 10 ग्राम, आपने 0.10 ग्राम मांग लिया प्याज वाले ने। तो उस 1 ग्राम का सिक्का टूटता नहीं था, आप उसको तोड़ तोड़ नहीं सकते, मीन्स टेंडर नहीं होता था, तो डिवाइड नहीं होता, तो ट्रेड बहुत टफ हो गया था। एक आलू खरीदने में 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि पहले सिक्का ले वो जाता था, उसको वो काट के लेके आता था, तो ट्रेड होता था। तो इसीलिए ये चैलेंज था। तो फिर बैंकिंग सेक्टर कब आया कि जिस व्यक्ति ने आपको सोल्यूशन दिया, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था इस देश दुनिया का। उसने आपको बोला कि भाई साहब, अपना गोल्ड मेरी तिजोरी में रख दो और मेरे से गोल्ड की रिसिप्ट ले लो, ये रसीद बॉम्बे जाके दिखाओ, आपको आपका सामान मिल जाएगा, यू विल गेट योर गुड्स इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट। तो आपको प्रॉब्लम क्या थी कि आपको सामान चाहिए था, वो जिससे घर चलता था, उसको खरीदने के लिए आपको साथ में सोना लेके जाना पड़ता था, चांदी लेके जाना पड़ता था। अब आपको वो सामान उस रसीद के बदले मिल गया, जो उस बहुत बड़े बिजनेसमैन या एक धनाढ़ व्यक्ति ने आपको दी। तो वो रसीद जो थी, वो फ्यूचर में बन गई करेंसी, और जहां पे बैंक रखा गया, वो गोल्ड रखा गया, वो बन गया बैंक। तो 26 नवंबर 1975 तक, 74 इमरजेंसी तक इंडिया में सारे बैंक जो थे वो प्राइवेट थे। इंडिया का पहला बैंक 1890 में खुला था, उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, राइट। ये खुला था लाहौर में। लाल लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा, लाल सिंह मजीठिया जो बहुत बड़े आज की डेट में पॉलिटिशियंस हैं, उनके पोते, उन 5 लोगों ने मिलकर ये बैंक खोला था। और सारे बैंक ये प्राइवेट थे। और इंडिया में एक जगह है फगवाड़ा पंजाब में, वहां पे एक भाई साहब थे, अभी वो पूरे हो चुके, इंद्रजीत सिंह, उन्होंने इंडिया के 27 बैंक बनाए हुए। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर जितना भी था वो बड़े लोगों ने उस टाइम बनाया, लोगों को सुविधा देने के लिए। और वो सुविधा लेके लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि आपको सोने के बदले में नहीं, अब कागज के बदले में आपको सामान मिलने लगा। तो हम लोग कॉइन से करेंसी एज में आ गए। तो बार्टर में प्रॉब्लम हुई, समाधान दिया कॉइन ने। कॉइन में प्रॉब्लम हुई तो हम आ गए करेंसी में। और करेंसी में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 यही नंबर होते हैं। यही 7 नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि करेंसी बेसिकली सोने की रसीद होती है, पीछे सोना ही होता है, उसके बदले में करेंसी छपती है। और इसी वजह से मार्केट का जो वैल्यू ट्रेड है वो इक्विवेलेंट रहता है। तो ये 7 नंबर इसलिए होते हैं, करेंसी छापने पे हमारा खर्चा होता है, हम चाहते हैं कि कम से कम नोट छापें और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल जाए। तो जब हम टेंडर की बात करते हैं, तो इन 7 नंबर जो जो आपके सामने हैं, 7 नंबर में आप दुनिया की कोई भी फिगर डिवाइड कर सकते हैं, जो करेंसी में डिविजिबल सबसे मैटर है। तो आज आप 2000 का नोट आपके पास है, आप 7 रुपए का सामान लो, 1993 आपको चुटकी बजाते मिल जाते हैं। मीन्स आपका ट्रेड 1 सेकंड में डन हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ द करेंसी। करेंसी की इसी पावर की वजह से पिछले 200 साल में इंसान ने इतना बड़ा ट्रेड किया, जो पिछले 10,000 साल में पॉसिबल नहीं हुआ था। तो करेंसी ने हमें वो फैसिलिटी दी, एक तो लेके जाना आसान हुआ, दूसरा टेंडरिंग आसान होगी, और तीसरा ट्रांसफर बहुत आसान हुआ, बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत प्रफुल्लित हुए। तो आज आप अपने अमेजन की ऐप से आप वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट विद इन ए सेकंड अपने घर में मंगा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ द करेंसी। करेंसी ने वो सोल्यूशन दुनिया को दिया, जिससे बैंकिंग स्ट्रक्चर और करेंसी स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल होने लगा। अब करेंसी में जो प्रॉब्लम आई वो क्या है, जो हमें बताएगी कि हमें क्रिप्टो करेंसी में क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो करेंसी में जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई 1972 में। 1972 से पहले जितनी भी करेंसी छपती थी इस दुनिया में, वो गोल्ड बैक थी, मतलब जितना सोना उतनी करेंसी। लेकिन 1972 में ये रूल वायलेट हो गया, और करेंसी जो थी वो ट्रेड बैलेंस के ऊपर आ गई। अप टू 1991 जिस देश का जितना आयात निर्यात का डिफरेंस था, मतलब सरप्लस जीडीपी था, वो करेंसी एक्स्ट्रा छाप सकता था, और उसके बाद वो नहीं छाप सकता था। 91 की गल्फ वॉर के बाद जब इराक कुवैत पे हमला हुआ, करेंसीज ओपन होगी। तो आज दुनिया का कोई भी देश अपनी मर्जी से कितनी भी करेंसी छाप सकता है, देयर इज नो लिमिट।
तो यही साइड इफेक्ट ऑफ करेंसी स्टार्ट होता है 72 के बाद। और 72 से पहले इकोनॉमिक फेलियर इस धरती पे नहीं था। द फर्स्ट इकोनॉमिक फेलियर जो इस धरती पे आया वो 1981 में आया, जिसको हम वेनेजुएला क्राइसिस बोलते हैं। आज भी वेनेजुएला इस धरती पे वो कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, बट यूएस उसका ऑयल ट्रेड नहीं होने देता। आप पुरानी हॉलीवुड मूवीज उठा के देखें तो वेनेजुएला आपको वो नजर आएगा 81 में जो आज दुबई है। इतना वो संपन्न देश था। तो प्रॉब्लम कहाँ आई कि यूएस ने उसका ऑयल ट्रेड नहीं होने दिया, और ये काम किया करेंसी ने। तो करेंसी के माध्यम से जो था ट्रेड का सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट हो गया, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ सिंपल है। आपके पास इंडिया की करेंसी होगी, किसी और देश की करेंसी होगी, तो आप देखें किसी भी देश में, 3 देशों को छोड़ के इस दुनिया में किसी भी देश में 2 तरह की करेंसी बनती है। एक करेंसी गवर्नमेंट बनाती है, एक करेंसी बैंक बनाता है। क्रिप्टो समझने के लिए इससे बेटर एग्जांपल नहीं है। आप किसी कंट्री को भी उठाइए, जो करेंसी गवर्नमेंट बनाती है, जैसे इंडिया में 1 रुपए का नोट भारत सरकार बनाती है, इस पे साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, और उसके बाद जितने भी सिक्के हैं 1 से लेके 2000 तक के जितने भी सिक्के हैं ये भी गवर्नमेंट बनाती है, और 2 से लेके 2000 का नोट ये आरबीआई बनाता है। ये आप 3 देशों को छोड़ दीजिए, यूएसए को छोड़िए, सिंगापुर को और नॉर्थ कोरिया, 3 कंट्रीज को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखें तो ये 2 तरह की करेंसी बनती है। जबकि इंडिया में 1962 तक सारी करेंसी भारत सरकार बनाती है। अगर आपके पास पुरानी पड़ी हो उठा के दे लो, सारे नोट भारत सरकार बनाती थी, बैंक नोट नहीं बनाता था। जबकि आरबीआई 1952 में आ गया था आई थिंक, राइट? तो वो बनाता नहीं था। तो क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए ये यही चीज समझिए कि आप एक अपने आप को सवाल कीजिए कि अगर भारत सरकार 2 रुपए का सिक्का छाप रही है तो नोट क्यों नहीं छाप रही? भारत सरकार 100 रुपए का सिक्का छाप रही है, 100 रुपए का नोट क्यों नहीं छाप रही? यही क्वेश्चन आपको क्रिप्टो करेंसी की तरफ ले जाएगा। और इसी क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो इक्वेशन है, जो प्रॉब्लम है, वो यही स्टार्ट होती है कि जो करेंसी गवर्नमेंट छाप रही है किसी भी कंट्री में, वो लीगल टेंडर है, वो कभी भी डिवेल्युएट नहीं होती, क्योंकि वो गोल्ड के बदले में छपी है, गोल्ड के बदले में प्रिंट होती है, और जो सिक्के आपके पास हैं वो मेटल के हैं। तो सिक्कों पे ना तो नंबर है, ना सिक्कों पे साइन है, फिर भी इसके अंदर वैल्यू है, क्योंकि सिक्के मेटल से बनते हैं। तो मेटल में प्रॉपर्टी होती है, ये माइन होती है। मेटल में प्रॉपर्टी होती है, ये मिंट होती है, किसी रूप में ढल जाएगी। और मेटल में प्रॉपर्टी होती है, ये मेल्ट होती है। तो अगर आप करेंसी देखें, जो पुराने सिक्के थे आज से 30 साल पुराने, वो भारी होंगे, हैवी मेटल के बने होंगे, और आज के सिक्के बहुत लाइट मेटल के बने होंगे। तो जो पुराने सिक्के अगर एज ए मेटल चला आप यूज करोगे तो उसकी वैल्यू 5 रुपए है, पर अगर उसको मेल्ट कर लोगे आप तो उसकी वैल्यू 30 रुपए 40 रुपए हो सकती है, राइट? ये आपने सुना होगा कि 5 रुपए का जो पुराना मोटा वाला गिल्ट का सिक्का था, तो वो एक ऐसी लाई थी जिससे ब्लेड बनते थे। तो वो मेल्ट हो गए, वो लिक्विडेट ऑटोमेटिक हो गए कि लोग उसको हाई वैल्यू में कैश कर गए। तो इसीलिए जो मेटल के सिक्के हैं वो डिवेल्यूएट नहीं करते, वो आपको गरीब नहीं करते। गरीब करता है सिर्फ आपको बैंक का नोट। जब से बैंकिंग करेंसी आई है तब से हम लोग गरीब हो रहे हैं, इतना कमाने के बाद भी गरीब हो रहे हैं। आपने वो इक्वेशन तो जरूर सुनी होगी कि 1920 में इंडिया में 1 रुपए में घर चलता था, 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 1960 रुपए में 100 रुपए में घर चलता था, 1980 में 1000 रुपए में घर चलता था, 2000 सन में 10,000 रुपए में घर चलता था, 2020 में 1 लाख में घर चलता था, 2040 में 1 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख में घर चलेगा। आपको कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए मिनिमम अपने आपको मेंटेन करने के लिए। तो ये जो नंबर है ये बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होती है? आसान भाषा में इसको महंगाई बोलते हैं, बट महंगाई होती नहीं है। अब यही समझिए कि क्रिप्टो करेंसी किस चीज का सोल्यूशन लेके आई और उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम फिर वही मैं स्टार्ट करता हूँ कि बैंक जो गवर्नमेंट नोट छाप रही है, उसको गवर्नमेंट को 1 करोड़ छापने के लिए गोल्ड चाहिए 1 करोड़ का, उसको पीछे बैकअप चाहिए। जो बैंक नोट छापता है वो प्रोमिसरी नोट है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो बैंक नोट छापता है उसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी, और गोल्ड को, गवर्नमेंट करेंसी को हम बोलते हैं गोल्ड करेंसी। गोल्ड करेंसी कभी फेल नहीं होती,
फिएट करेंसी एनी टाइम फेल हो जाएगी कि इसके पीछे बैकअप ही नहीं होता। और यही सबसे बड़ी धांधली है जो लोगों को गरीब कर रही है। कैसे गरीब कर रही है? उसका सिंपल मैकेनिज्म है कि बैंक जो है वो नोट छापते रहते हैं और नोट छाप छाप के मार्केट में नोट की सप्लाई बढ़ा देते हैं, राइट। सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाती है, नोट एक्स्ट्रा मार्केट में आ गए, क्योंकि कुछ जिस लोग बंदे के पास पावर है, जिसके पास ये पावर है, वो फोन पे बोल के नोट छपा लेगा, लेकिन आप और मैं नोट कमाएंगे। तो मार्केट में प्रोडक्ट यानी कि सामान पैदा करना, मिंट करना बहुत टफ है, इसलिए वो कम होता है। सप्लाई ऑफ करेंसी मार्केट में ज्यादा आ जाती है, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। यानी कि जितनी करेंसी है उतना सामान नहीं है, मार्केट फेल हो सकती है। तो मार्केट चलाने वाले लोग यहाँ पे ये प्राइस बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं महंगाई। महंगाई होती ही नहीं है, की जाती है, इसलिए की जाती है मार्केट में नोट ज्यादा हो चुके हैं, उसको बैलेंस करने के लिए 1 रुपए वाले सामान को 10 रुपए का कर दिया जाता है, ताकि 9 नोट जो एक्स्ट्रा छपे हैं वो वापस आ सके, वैल्यूएशन इक्वल हो सके। अब इससे होता क्या है कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो गरीब हो जाते हैं, गरीब और गरीब होता जाता है, और अमीर होता है। अमीर नोट छाप सकता है, उसके पास ताकत है, गरीब के पास वो ताकत नहीं है। गरीब गरीब कैसे होता है उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। आज से 20 साल पहले मैंने एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट बेचा, और मेरे को 1 लाख रुपए बच गए, या मान लीजिए 10 लाख बचे। तो मैंने अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए सेव कर लिए, ये सोच के कि 20 साल बाद मेरी बेटी की शादी है, 10 लाख में अच्छी शादी हो जाएगी। लेकिन 20 साल बाद मुझे पता चला कि अच्छी शादी करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आज और आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हमें क्या पता है कि कितना पैसा हमें घर परिवार चलाने के लिए चाहिए। हम हर साल बजट करते हैं और हमारा बजट ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। एक एक्स्ट्रा सप्लाई जो मार्केट में आती है वो हम सबका बजट खराब देती है। हम कभी नहीं कर पाते कि हमें कितना पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। 1 करोड़ कमाते हैं तो बजट आ जाता है 10 लाख का, सॉरी 10 करोड़ का। तो आप पीछे देखिए कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ गई, ये कोई रोक नहीं सका। क्यों नहीं रोक सका? कि हम लोग यूजर हैं, हम लोग पावर में नहीं है कि इसको मैनेज कर सके। और इसीलिए इसको समाधान को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया। वो दिमाग कब लगा? जिस दिन इस धरती पे सबसे बड़ी फाइनेंशियल घटना हुई, 3 जनवरी 2009 को लेमन ब्रदर बैंक डूब गया। बैंक अमेरिका का बहुत बड़ा, और मंदी आ गई थी उस टाइम, रिसेशन आ गया था। वो बैंक क्यों डूबा? क्योंकि बैंक ने इतने नंबर प्रिंट कर दिए कि लिक्विडेट ही नहीं कर पाया, उसकी वैल्यू लोगों दे नहीं पाया, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, बैंक फेलियर हो गया। क्योंकि नंबर छापना एक अलग बात है, उसको लिक्विडेट करना एक अलग बात है। तो इसीलिए एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड नंबर सिस्टम दुनिया को दूंगा। तो बिटकॉइन वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज्ड नंबर सिस्टम प्रिंट बना, जो 3 जनवरी 2009 को ऑन हुआ, उसी दिन ऑन हुआ। और ये बिटकॉइन का जो जेनेसिस ब्लॉक है उसके अंदर, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर इसकी सारी ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि बिटकॉइन क्यों लॉन्च किया गया, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिटकॉइन ने दुनिया को दिया। वो था इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए, जो बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर करती है, जिससे क्या होता है, गरीब गरीब और अमीर होता है। तो बिटकॉइन का नाम बिट क्यों है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी इज कॉइन। तो वापस छोटे में जाओ। आज आप देखेंगे कि हम लोग इंडिया में मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा इंडिया में ब्रेनी पीपल है, मेहनत करते हैं। इंडिया में वो 20 साल 30 साल मेहनत करें, बट मर्सिडीज उनके हाथ में नहीं आती। और वही लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, दुबई जाते हैं, 6 महीने बाद स्टेटस डाल देते हैं मर्सिडीज हमारे पास आ गई। ये क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंस है? उसका बेसिक चीज है कि वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत कम है, और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जिस जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन करप्शन का बेसिक कॉज है, और वहां वहां प्रॉब्लम ज्यादा होगी। आज आप देखें कि यूएसए, यूरोप, कनाडा, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में 50 से बड़ा नोट नहीं चलता। और जितने छोटे नंबर जिस कंट्री में चलेंगे, वहां खुशहाली उतनी ज्यादा होगी, वहां आबादी उतनी ज्यादा जाना चाहेगी,
और जिस कंट्री में जितने बड़े नोट चलेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। इंडोनेशिया की बात करो, ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज, वियतनाम, लाओस, यहाँ 10 करोड़ का नोट भी है। तो वहां आप हालात देख सकते हैं कैसे है, या लीबिया का हाल देख सकते हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज का हाल देख सकते हैं। तो करेंसी प्रिंट करना प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, और यही सबसे बड़ा प्रिंट है। तो करेंसी एक नंबर सिस्टम के रूप में ट्रेड करती है, और क्रिप्टो करेंसी ने इसी का सोल्यूशन दिया कि एक फिक्स करेंसी मैकेनिज्म हो। करेंसी कौन छाप रहा है, कितनी छाप रहा है, क्यों छाप रहा है, इसका पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। तो एज ए ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट बिटकॉइन में सारी चीजें आपको दिखाई देती है। बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख छपेंगे, पहले दिन डिक्लेयर हो गया। कैसे छपेंगे, इसका एक एल्गोरिथम बनाया गया कि हर 10 मिनट का इसका ब्लॉक है, या 2 MB का ब्लॉक है, तो 50 बिटकॉइन पैदा होंगे। 2,10,000 बिटकॉइन बनने के बाद ये 25 हो जाएंगे। फिर 2,10,000 ब्लॉक बनने के बाद 12.5, 6.25, अभी नेक्स्ट इसी साल हॉलवी में 1.3125 बिटकॉइन पैदा होंगे। ये जो एल्गोरिथम है, ये जो कैलकुलेशन है जो यहाँ पे दी गई है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो मार्केट में हम लोग डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज होता क्या है, जैसे जो भी कुछ चीज नेचर हमें देती है वो डिसेंट्रलाइज है। धूप डिसेंट्रलाइज है, मैं आपकी धूप नहीं रोक सकता। चंद्रमा डिसेंट्रलाइज है, हवा डिसेंट्रलाइज है, राइट, दिन डिसेंट्रलाइज है, रात डिसेंट्रलाइज है। बट यहाँ पे हम, क्योंकि आज हम डिजिटल दुनिया में, IT की दुनिया में जी रहे हैं, तो जहाँ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का कोई मालिक है, एडमिन है, तो जिस सॉफ्टवेयर का मालिक है वो कैलकुलेशन कभी भी चेंज कर सकता था। आज बिटकॉइन में अगर उसका मालिक होता तो वो इसको चेंज करके एक्स्ट्रा बिटकॉइन बना सकता था, बट इसको डिसेंट्रलाइज बनाया गया, इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम जब सॉफ्टवेयर को डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो आज हम उसकी बात करते हैं, क्रिप्टो उसका नाम है। तो उसी में हम आज जी रहे हैं, और इसी वजह से बिटकॉइन मदर करेंसी के रूप में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन दुनिया को देता है। क्यों वैल्यूएशन देता है, क्योंकि आपकी जेब में अगर 10 साल पहले नोट था, आप याद करो उसके नोट के बदले में आपको कितने किलो आलू आते थे, माइट भी 40 किलो आलू आते थे, या 4 किलो आते थे। आज वही 100 रुपए का नोट है, तो 4 किलो आलू आ रहे हैं। तो यहाँ पे नोट वही है, लेकिन आलू कम ज्यादा हो रहे हैं। टेक्निकली नोट की वैल्यू है, कम ज्यादा होती है, आलू की वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती। पहले 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, ज्यादा सामान आता था। आज 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो कम सामान आता है। तो दिस इज द पावर इन्फ्लेशन साइड इफेक्ट जो हम झेल रहे हैं, और क्रिप्टो ने इसी को निकाला, बिटकॉइन ने इसी को निकाला। यही फार्मूला बिटकॉइन पे लगाएं। आज से 10 साल पहले एक बिटकॉइन की एक चॉकलेट आती थी, और आज एक बिटकॉइन की मर्सिडीज आती है। मीन्स बिटकॉइन होल्डिंग करना, यूज करना, आप अपने आप को अमीर करना है। तो दैट इज द रीजन कि हम क्रिप्टो वर्ल्ड में जी रहे हैं। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज नंबर सिस्टम, जस्ट लाइक द बैंकिंग, बैंक में भी नंबर ही घूमते हैं आपके सॉफ्टवेयर, और क्या है, तो यहाँ पे भी नंबर है जिसको कोई कमांड नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। आज गवर्नमेंट को आप नहीं पूछ सकते कितने नोट छाप दिए, लेकिन बिटकॉइन में ये क्लियर है कि कितने छप गए हैं, कितने छपने हैं, कौन छाप रहा है, कैसे छाप रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप और मैं खुद छाप सकते हैं इसको। तो क्रिप्टो में 3 फीचर सेम होते हैं। पहला फीचर कि ये माइन होती है, माइनिंग, यानी जो मेटल में प्रॉपर्टीज होती है। मेटल किसी को लॉस क्यों नहीं देती, हमारे सिस्टम में आज भी हमारे घरों में इतना सोना है, मंदिरों में इतना सोना है जितना दुनिया में नहीं है, क्योंकि गोल्ड को हम सबसे बड़ा एसेट गिनते हैं। ये कभी भी आपको लेट डाउन यानी कि गरीब नहीं होने देता, क्योंकि ये माइन होता है, मिंट होता है, मेल्ट होता है। जब आपको जरूरत पड़े ये मेल्ट कर देते हैं, राइट। तो सेम क्रिप्टो में यही फीचर होता है। क्रिप्टो माइन होती है, मतलब उसका नंबर सिस्टम अपने आप नहीं पैदा होता, अगर यूजर उसको माइन करते हैं तो पैदा होता है, पहले दिन सारा नहीं आते। दूसरा, क्रिप्टो मिंट होती है, तो मीन्स जब आप उसको स्पेंडेबल टर्म में लेके जाते हो, मतलब आप मेरे को भेजते हो, मैं आपको ट्रेड में तो मिंट हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसको लिक्विडेट करते हो तो मेल्ट होती है। ये तीनों फंक्शन जो है जिस क्रिप्टो में है, हम उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। और ये ब्लॉकचेन बेस होते हैं। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल करते हैं। तो आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के आपको ब्लॉकचेन के टर्म मिलेंगे। पहली जो टर्म है ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की, वो ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है, या ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो एसेट है, फर्स्ट टर्म। इसके आप पूरा इतिहास निकालिए, पिछले 15 साल का, 14 साल का। ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो जो है, इसमें 1% फेलियर है, 99% सक्सेस है। सेकंड है अदर देन ब्लॉकचेन, जिसमें टोकन्स आ जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डेफीज है, डायोस है, कुछ भी है।
इसमें 1% सक्सेस है, 99% फेलियर है, आप निकाल सकते हैं। तीसरे आते हैं एनएफटीज। एनएफटीज जो है ये ट्रेडेबल नहीं होते। अगर आपको एनएफटी बेच रहा है तो वो सबसे बड़ा, उसको एनएफटी की फुल फॉर्म नहीं पता। एनएफटी इज नॉन फंजेबल टोकन। फंजेबल यहाँ पे एक टर्म होती है। फंजेबल का मतलब है कि इस धरती पे दो एक जैसी वस्तुएं, समान दिखने वाली वस्तुओं का रेट सेम होगा। अगर आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, मेरी जेब में 100 रुपए का नोट है, तो अगर आपको 100 रुपए में कोई आइसक्रीम दे रहा है, मेरे को भी 100 रुपए की आइसक्रीम मिलेगी। तो फंजेबिलिटी की वजह से ही ट्रेड होता है। अगर फंजेबिलिटी ना हो तो ट्रेड नहीं हो सकता। एक बिटकॉइन $42,000 में बिक रहा है, दूसरा बिटकॉइन भी $42,000। और एनएफटी का मतलब है कि इसमें ट्रेड टर्म नहीं होती। एनएफटी होती है फॉर क्रिएटिविटी या फॉर एंटी। इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो इसलिए चॉइस आपकी है कि कौन से एसेट में आपको काम करना है। ब्लॉकचेन एसेट में जिसका फेलियर 1% है, या अदर देन ब्लॉकचेन एक्सपर्ट एसेट में ट्रेड करना जिसका फेलियर 99% है। चॉइस इज योर। तो हम यहाँ पे आज जिसकी बात कर रहे हैं क्रिप्टो में आफ्टर द बिटकॉइन, वो है कार्डानो। हम कार्डानो की क्यों बात कर रहे हैं और इसमें अपना फ्यूचर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारे पास बिटकॉइन आया, हमें समझने समझाने वाला कोई नहीं था। अपने लेवल पे हम जितना भी समझे, उस लेवल पे हमने काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन जो हमारे पास आई वो दैट इज अ प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे। और बिटकॉइन उसका नाम था, 10 सेंट से स्टार्ट हुई थी और लास्ट हाई इसका $70,000 के आसपास था। आज भी ये ट्रेड हो रहा है $42,000। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर, आप आज का दिन नोट कर लो, नेक्स्ट ईयर सेम रेट पे ये कम से कम $2.5 लाख का होगा एक बिटकॉइन। क्यों होगा? उसका सिंपल इक्वेशन है। आप इसका माइनिंग चार्ट पे जाओ तो बिटकॉइन माइनेबल है। पहले ये हैश में माइन होता था, फिर ये किलो हैश में गया, फिर मेगा हैश में, फिर गीगा हैश में। आज बिटकॉइन टेरा हैश पर सेकंड की स्पीड पे माइन हो रहा है। इसी साल आफ्टर हाल्विंग ये पीटा हैश में चले जाएगा, तो इसका माइनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। आज टेरा हैश में ऑलमोस्ट 35 से 40,000 बीच के इसकी माइनिंग कॉस्ट है और उसी के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। बीटा हैश में जाते ही $1 लाख एक बिटकॉइन की माइनिंग कॉस्ट हो जाएगी और ट्रेड कॉस्ट उससे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ड्यू टू माइनिंग इसका रेट कभी भी डाउन नहीं जाता, ये बैलेंस करता रहता है अपने आप। कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट 1 रुपए में पैदा हो रहा है, वो 90 पैसे का नहीं बिक सकता। तो दैट इज द रीजन कि बिटकॉइन ग्रोथेबल है। आप इसको एज ए बेस्ट एसेट चूज कर सकते हैं, बट अगर ये अपना हाई लगाता है तो 5 to 7 टाइम ही हम इसमें पैसा जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बिटकॉइन आज एक इंडियन नहीं खरीद सकता, ये बहुत दूर निकल चुका है। देन द सेकंड जनरेशन जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में आई वो है प्रूफ ऑफ स्टेक, दैट इज इथेरियम। 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। ये भी 10 सेंट से स्टार्ट हुआ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट और हाईएस्ट $4800 के आसपास गया। $2300 के आसपास आज भी ट्रेड हो रहा है। तो अगर नेक्स्ट हॉल्विंग की बात करें, ये ऑलमोस्ट 10 से $12,000 के बीच में ट्रेड करेगा। मींस 5 to 7 टाइम्स ये भी आपको ग्रोथ देगा। इसको भी आप बढ़िया बढ़िया एसेट के रूप में माइन कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। देन थर्ड जनरेशन जो ब्लॉकचेन है, दिस इज कार्डानो। अब कार्डानो थर्ड जनरेशन क्यों है? तो आप यूट्यूब पे जाइए, 2, 3, 4 नवंबर को जो इसके फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन है, वो आपको लाइव वहां पे मिले कार्डानो समिट में। तो सारे इक्वेशन, सारे क्वेश्चन के आंसर वहां उन्होंने 10 लोगों के सामने दिए। तो थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों पे काम करती है। जैसा हाइब्रिड चेन 10 सेंट से स्टार्ट हुई, वेरी न्यूएस्ट ब्लॉकचेन। जब नई ब्लॉकचेन होती है उसको माइन करना आसान होता है, डिफिकल्टी कम होती है। तो लास्ट हाई इसका $3.10 था। आज की डेट में 50 सेंट पे ये ट्रेडेबल है। तो इफ यू मिस BTC, इफ यू मिस इथेरियम, डोंट मिस कार्डानो। ये अब आने वाला टाइम का इथेरियम है जो सबसे ज्यादा ग्रोथेबल है। अगले साल तक ये $9 तक है। $9 कैसे प्रिडिक्टेबल है, ये आप गूगल, यूट्यूब पे बहुत से एक्सपर्ट से साथ शेयर कर सकते हो। सेकंड, स्टिल इट्स अ माइनेबल, तो माइनिंग की वजह से ये इसका प्राइस प्रिडिक्टेबल है। और सबसे बड़ी बात है इसकी टेक्नोलॉजी, जो नेगेटिव पार्ट्स प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में थे उनको कवर करके इसको काउंटर करके बनाया गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है। और एक कार्डानो एवरीबॉडी कैन अफोर्ड, हर इंडियन भी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो दैट इज रीजन ऑफ ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी फैक्टर एंड स्मॉलेस्ट
ट्रेड पॉइंट, इसका ट्रेडिंग पॉइंट बहुत छोटा है, फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा है, तो ग्रोथ ज्यादा है, तो ये 18 से 20 गुना का ग्रोथ फैक्टर हमें देगा। और अगर हम बात करें क्रिप्टो एक्सपर्ट्स की, तो टॉप 3 कॉइन जो अगले 1.5 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी प्रॉफिट देने वाले हैं, कार्डानो उनमें सबसे टॉप पे है, आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ क्रिप्टो है ये। इन टर्म्स ऑफ कैप मार्केट कैप 8th लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट है दुनिया में, कॉइन मार्केट कैप पे आप इसको चेक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर इन कार्डानो। कार्डानो में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट 100% लॉस हो सकता है, बट माइनिंग में 100% प्रॉफिट ही होगा, लॉस जीरो है। जीरो लॉस इसलिए है कि हम लोग एक ब्लॉकचेन को पैदा कर रहे हैं जो पैदा होके मिलेगी, बिकॉज 900 करोड़ कार्डानो स्टिल माइनेबल, हम इसके लिए काम करेंगे और कार्डानो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसका प्राइस हम मार्केट से ले सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी होगी, हर एक्सचेंज हर वॉलेट के अंदर ये लिस्टिंग है। सो विद दैट, थैंक यू सो वेरी मच सम्राट भाई। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट इनपुट्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी लोग जिस उम्मीद से यहाँ पर आज आए थे, वो सारा एजेंडा आपका यहाँ पे